Hello students, this is Madhya Fatma this side and welcome back to Golden Arc Academy. So earlier जैसे मैंने आपको बताया कि I am including 9th and 11th part again. तो जिन बच्चों को डाउट्स है तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो अपना, क्योंकि लेक्चर में मैंने सब डिफाइन किया एंड एवरीथिंग इज़ NCERT बेस्ड एंड कुछ भी NCERT से बाहर नहीं है, ठीक है। और जैसे मैं बता दूं आपको कि मेरे फर्स्ट लेक्चर में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दी बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि पूरा NCERT 9th क्लास का बेसिक बताया। उसके बाद फिर मैंने प्रोसीड करते हुए आपको बताया है अबाउट दी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। फिर उसके बाद आई हैव एक्सप्लेन यू पीपल अबाउट दी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन टॉक्ड अबाउट दी सेल वॉल एंड देन मूव टू दी न्यूक्लियस। उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, ठीक है। यहाँ तक सेल के पार्ट्स मैंने कवर कर लिए थे। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि सेल एक वर्ल्ड है और वर्ल्ड के अंदर सिटी है और सिटी के अंदर कुछ लोग हैं, और जिसको मैंने एज ए डिफाइन किया था सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल्स में वी वे स्टडिंग अबाउट दी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारा पहला सेल ऑर्गेनल है। और प्रीवियस लेक्चर में आप देखोगे कि कुछ एक्सेप्शंस भी है जो कि जिसमें कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होता है। तो आप प्रीवियस लेक्चर में देखो ऑन द टॉपिक ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द टॉपिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट नाउ वी विल कंटिन्यू विथ इट्स टाइप्स, ठीक है। तो फिर से मैं बता दूँ, लेट मी राइट द टॉपिक ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज डिनोटेड बाय ER ऑल्सो, ठीक है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको भी इस पार्ट पे स्पेसिफाई किया गया था कि जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको रफ कंसिडर किया गया, और जिसमें एब्सेंट होते हैं उनको स्मूथ, ठीक है। तो अभी हम लोग टेबल बना के लिखेंगे अबाउट रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला, दूसरा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो रफ एंड स्मूथ हो गया हमारा टेबल तैयार, ठीक है। अभी मैंने आपको थ्री एलिमेंट्स बताया था जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंक्लूड होता है। वो क्या क्या था? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। और जिनको ये तीनों एलिमेंट्स क्लियर नहीं है वो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखो, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखे है सब चीज़ के इलेबोरेटेड फॉर्म में। ज़्यादा डीप नहीं गई हूँ, जितना आपको ज़रूरत है उतना मैंने बता रखा है, ठीक है। तो अगर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूँ, और जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर देखा है ऑन द टॉपिक, तो मैंने बताया था उसमें कि सिस्टर्नी, एंड आई हैव ऑलरेडी सेड कि सिस्टर्नी हम लोग क्यों इंक्लूड कर सकते हैं इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब अगर याद है आपको तो आप लिंक करो कि सिस्टर्नी में क्या था कि वो प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद दी राइबोसोम। और राइबोसोम का फंक्शन क्या, राइबोसोम किस में प्रेजेंट होता है? RER में। और सिस्टर्नी का क्या हेल्प करता था? सिस्टर्नी हेल्प इन दी प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो बात सिंपल, आप अगर लिंक कर पा रहे हो तो दैट्स वेरी गुड, और नहीं लिंक कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। आई एम हेयर टू एक्सप्लेन एंड टू क्लियर एवरीथिंग। तो RER में आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हो कि इट इंक्लूड्स सिस्टर्नी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, सिस्टर्नी इंक्लूड है, ब्रैकेट में इंक्लूड करके लिखना सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी along with राइबोसोम क्या करता है? फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस। और याद रखना प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन कहाँ होता है? RER में, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ कि RER इंक्लूड्स सिस्टर्नी। और दूसरे पॉइंट में अगर हम बात करें तो SER में क्या होगा बताओ? तीनों एलिमेंट में क्या होगा? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इंक्लूड्स ट्यूब्यूल्स। और ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ ऐसा बनाया था। और ट्यूब्यूल्स का क्या बताया था आपको कि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, है ना। राइबोसोम मैंने ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनाया है,
राइबोसोम एब्सेंट है, राइबोसोम एब्सेंट है मतलब कि उसका सरफेस स्मूथ है, और अगर सरफेस स्मूथ है तो इट इज इंक्लूडेड इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट हो गया, इट इंक्लूड्स ट्यूब्यूल्स। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरे डिफरेंस कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अगर सिस्टर्नी है तो सिस्टर्नी के बेसिस पे मैंने बताया था आपको कि ये किसके नज़दीक में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि इट इज प्रेजेंट क्लोज टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, सिस्टर्नी है तो सिस्टर्नी प्रेजेंट होता है किसके क्लोज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्लोज। अभी नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ में है ट्यूब्यूल, अभी ट्यूब्यूल किसके नजदीक प्रेजेंट है, तो क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज प्रेजेंट क्लोज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। अभी तीसरे पॉइंट पे अगर हम लोग मूव करें तो तीसरा पॉइंट क्या आएगा, डिफरेंस बिटवीन एसईआर एंड आरईआर। तो तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि इसका फेवरेट क्वेश्चन होता है कि आप बताओ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नाउ अब इसके बाद हम लोग बात करें, ठीक है, आप इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूड करो। फिर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ देखें थर्ड पार्ट ऑफ एसईआर तो क्या कहेंगे, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड इट्स ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली आप समझ रहे हो आरईआर एंड एसईआर मतलब कि ईआर क्या करता है, इसका काम क्या है, वो प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज करता है और फिर उसके बाद वो ट्रांसफ़र करता है। तो अगर मैंने बताया था कि एक सिटी है तो सिटी में बेसिकली मान लो कि जो आपका ईआर है वो क्या काम कर रहा है, वो काम कर रहा है एज अ पोस्ट ऑफिस, और आपका जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एज अ पोस्टमैन काम कर रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में आपको लेटर आया और वो लेटर पहुंचा रहे हैं। मतलब कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका प्रोटीन एंड लिपिड आया बना और उसको पहुंचाने का काम कर रहा है पोस्टमैन, मतलब उसको पहुंचाने का काम कर रहा है आरईआर एंड एसईआर। और किसको पहुंचाएगा, वो पहुंचाएगा किसको, गोल्गी बॉडी को। ठीक है, उसके बाद फिर सिंथेसिस होगा, वो मैं आपको अभी चार्ट में लिखवाती हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। और ये ऐसा क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट है क्लोज टू द न्यूक्लियर। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू सेल ऑर्गेनल्स, यहाँ तक हो गया। अभी एसईआर क्या करेगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्लोज था तो ये वहाँ का मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहा था। अब उसके बाद अगर हम लोग एसईआर की बात करें तो ये क्या करता है, इट मेक्स एसईआर, तो ये ऐसा कुछ फंक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, मेक्स डेस्मोटुब्यूल्स। अभी ये टर्म सुन करके घबरा मत जाना कि डेस्मोटुब्यूल्स क्या होता है, मैं बता रही हूँ। डेस्मोटुब्यूल्स इज बेसिकली
स्ट्रैंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका स्ट्रैंड बनाता है और उस स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, डेस्मोटुब्यूल्स। ये हमारा पार्ट खत्म हुआ। फिर उसके बाद ये क्या होता है कि मेक्स डेस्मोटुब्यूल्स। फिर उसके बाद होता है कि डेस्मोटुब्यूल्स रन्स थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका काम होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू के रास्ते से रन करे। फिर उसके बाद आपका जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वह एक और चीज़ बनाता है, और तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग सार्कोप्लाज्मिक राइबोसोम। ठीक है, इट मेक्स राइबोसोम नहीं, सॉरी, रेटिकुलम। इट मेक्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है आपका, हम लोग तो भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे, ये नया टर्म कहाँ से आ गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग कब कहेंगे, जब ये हमारे मसल्स में प्रेजेंट होगा। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे मसल्स में प्रेजेंट रहे, ह्यूमन मसल्स में प्रेजेंट रहे, तो उसको हम लोग कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अब आप लिख लो इधर, प्रेजेंट इन दी मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यहाँ तक लिख लो। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, अभी ये बताओ कि जब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ह्यूमन के मसल्स में प्रेजेंट रहेगा तो इसका क्या काम होगा। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग थोरो देखें कि ये हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे, अभी चलो इसको हमने ह्यूमन बॉडी में डाला, तो ह्यूमन बॉडी में अगर ये प्रेजेंट है एज ए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो इसका क्या फंक्शन होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, चलिए मैं इधर लिखती हूँ, थोड़ा सा पार्ट अबाउट आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ह्यूमन वाला तो हो गया कि ये ह्यूमन में करता है, प्रेजेंट होता है, एक्ट्स एज ए मोटर इम्पल्स। दूसरा, removes lactic acid। ठीक है, तो अब क्या होता है कि लैक्टिक एसिड कब बॉडी में जनरेट होता है हमारे बॉडी में, व्हेन वी फेस दी एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि जब हमारे मसल्स को मतलब सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वो ऑक्सीजन लैक कर रहा है, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो उस वजह से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है कि वो उस लैक्टिक एसिड जो हमारे बॉडी में बनता है उसको रिमूव करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अबाउट उसको लिंक करके। तो अगर मैं पहले उससे पहले एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आरईआर की बात करूँ, आरईआर मतलब कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज करे। अब कौन सा ऐसा हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करे। जस्ट लाइक इफ आई गिव यू कि अगर मैं फिब्रोब्लास्ट की बात करूं, तो फिब्रोब्लास्ट क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मसल जो कि दो टाइप के मसल्स को इंक्लूड करता है, दैट इज़ द कोलेजन एंड द इलास्टिक। तो उसमें क्या होता है कि दैट फंक्शन एज अ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो इसके बाद अब इसका एग्जाम्पल में लिख लो फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट दो टाइप के होते हैं, कोलेजन और दूसरा एक इलास्टिक। इसका क्या काम होता है, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा आपका आएगा इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन कैसे होता है, इंसुलिन इज फॉर्म बाय द बीटा सेल इन islets of Langerhans
ठीक है। अभी इंसुलिन का टॉपिक तो अपना है नहीं, तो आप ऐसे ही याद कर लो कि इंसुलिन में जो इंसुलिन हमारा प्रोड्यूस होता है वो बीटा सेल से होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से। एज एन एग्जाम्पल याद करना है आपको। इंसुलिन का अलग टॉपिक है, वो अभी आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, वो हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे व्हेन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर। अभी अगर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की बात करूं तो SER मतलब कि वो वैसे एग्जाम्पल मुझे बताना है जिसमें कि फैट्स एंड लिपिड्स का सिंथेसाइज हो। तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी अबाउट दी एडिपोसाइट। ये हो सकता है ना एग्जाम्पल इसका, एडिपोसाइट। ठीक है, तो एडिपोसाइट दे करके आप एंड अप कर सकते हो, एडिपोसाइट हो गया। फिर उसके बाद आपका आप ले सकते हो जैसे कि हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, पहला एग्जाम्पल, फिर स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड ETC। स्टेरॉइड हार्मोन्स में बेसिकली क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस। तो यहाँ से आपका ये जो डिफरेंस है हमारा वो होता है ओवर। अभी उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा लिंक करके बताती हूँ, यहाँ तक होपफुली कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो लेट मी टेल यू कि हम लोग कैसे लिंक कर सकते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं SER, ER और उसके बाद जो पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो एज इफ आई से ये है आपका RER। RER अपने सिंपल फॉर्म में आएगा तो SER बनाएगा, फिर SER अपने सिंपल फॉर्म में आएगा तो वो मतलब सिंथेसाइज करने के बाद वो अपना मैसेज देगा किसको, गोल्गी बॉडी को। फिर गोल्गी बॉडी आगे प्रोसीड करके किस में जाएगा, गोल्गी बॉडी आगे प्रोसीड करके जाएगा आपका प्राइमरी लाइसोसोम में, प्राइमरी लाइसोसोम। और फिर प्राइमरी लाइसोसोम से आपका आ जाएगा एक्सोसाइटोसिस। ये आपका कि आपके बॉडी में प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस का क्या क्या प्रोसीजर है। पहले आपका जाएगा RER में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर उसके बाद इट विल मूव टू द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन इट विल मूव टू द गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी में जब सारे एलिमेंट्स चले जाएंगे जो कि प्रोटीन बनाए थे, जो कि लिपिड्स एंड फैट्स बनाए थे, उसके बाद ये प्राइमरी लाइसोसोम में जाएंगे। फिर प्राइमरी लाइसोसोम से इट विल मूव टू दी एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा डिफ्रेंसिएशन ऑन द टॉपिक ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज स्मूथ एंड रफ होता है ख़त्म। और ये टॉपिक जो हमारा है ER वो होता है ओवर। सो इट्स डन। होपफुली बच्चों आप लोगों को ये क्लियर होगा ये पूरा टॉपिक। डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना। फील फ्री टू आस्क डाउट्स। हैव अ गुड डे बच्चों। फॉर नाउ आई विल आस्क फॉर अ लीव। बाय बाय, टेक केयर।